नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अगली क्लास में हम अब आगे की चीजें देखेंगे और अब हम देखेंगे जो दूसरा अध्याय है, जिस दूसरे अध्याय में हम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बात करेंगे। तो मैं लिख देता हूं अध्याय 2, जो कि है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से संबंधित। और इसके अंतर्गत हमको जो धारा पढ़नी है वो धारा होगी धारा 3। दूसरी धारा जो होगी वो होगा धारा 3 क, और तीसरी जो धारा होगी वो होगी धारा 4, और इस प्रकार से धारा 5। मूल रूप से देखेंगे तो इसके अंतर्गत हमको केवल 3 ही धाराएं पढ़नी है, लेकिन चूंकि एक धारा का सब पार्ट बना दिया गया है धारा 3 क, तो अगर इस तरीके से देखेंगे तो इसके अंतर्गत हमको 4 धारा पढ़नी है। लेकिन आपके अधिनियम में जिस हिसाब से 30 धारा है, कितनी धाराएं हैं? धाराओं की संख्या है 30। तो 30 संख्या के हिसाब से चलेंगे तो इसके अंतर्गत हमारी धाराएं होंगी 3, यानी 3, 4 और 5, ऐसे 3 धाराएं पढ़नी। ठीक। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की धारा 3 हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, जो कि धारा 3 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन से शुरू होता है। तो लिख देता हूं पहली धारा, जिस धारा का नाम है 3, इसका नाम है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किस प्रकार से होगा, वही हम इस धारा के अंतर्गत देखने वाले हैं, धारा 3 के अंतर्गत। ठीक। तो सबसे पहला तो बात ये कहता है कि केंद्रीय सरकार इस अधिनियम में एक निकाय गठित करेगी और उसके अनुसार जिसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण कहा जाएगा। ठीक। चलिए, क्या इसका सबसे पहला पॉइंट क्या है? धारा 3 की उपधारा 3 कहता है कि जो केंद्र सरकार है वह केंद्र सरकार एक अधिसूचना निकालेगी, और इस अधिसूचना के माध्यम से एक एक केंद्रीय प्राधिकरण की नियुक्ति करेगी। ठीक। अधिसूचना में किसकी नियुक्ति करेगी? केंद्रीय प्राधिकरण की। और इस केंद्रीय प्राधिकरण की जो नियुक्ति होगी, केंद्रीय प्राधिकरण क्या करेगा? इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी शक्तियां दी गई हैं उनका उपयोग करेगा, और इसी केंद्रीय प्राधिकरण को का जो दूसरा नाम होगा, इसी केंद्रीय प्राधिकरण को हम कहेंगे क्या? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। यानी जो केंद्रीय प्राधिकरण होगा उसका ही नाम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण होगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। यानी सबसे पहली बात तो यही है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किसके अंतर्गत हो रहा है? कौन सी धारा के? तो धारा 3 के अंतर्गत हो रहा है, और धारा 3 की उपधारा 1 के अंतर्गत ये बात शुरू हो रही कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन करेगा, जो कि केंद्रीय प्राधिकरण होगा, यानी सेंट्रल में होगा। इसके कंट्रोल में और छोटे छोटे प्राधिकरण होंगे, जैसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुक विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसके विषय में हमने परिभाषा वाले पॉइंट में भी चीजों को देखा था। क्लियर है? दूसरा नंबर जो है धारा 3 की
कि उपधारा 3, ये उपधारा 2 ये कहता है कि जो ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बन रहा है या केंद्रीय प्राधिकरण जो है, अब इसको मैं क्या बोलूंगा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, क्योंकि हमारा नाम स्पष्ट हो गया, इसलिए अब इसका नाम क्या लिखूंगा मैं, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। तो इस राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की संरचना कैसी होगी, यानी संरचना कैसी होगी, यानी कौन कौन लोग होंगे, कौन इसका सदस्य होगा, कौन अध्यक्ष होगा, इस विषय में हम बात करेंगे, इसकी संरचना के विषय में उपधारा 2 में। तो सबसे पहला जो इसका पद है वह पद है किसका, संरक्षक का, यानी केंद्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत सबसे पहला जो पद है उसको हम बोलेंगे किसका, संरक्षक का पद। यानी इस विधिक सेवा प्राधिकरण का जो संरक्षक होगा वो कौन होगा, तो सबसे पहला पद क्या है, संरक्षक का। संरक्षक जो होगा वह पदेन संरक्षक होगा। पदेन संरक्षक मतलब भारत का जो मुख्य न्यायमूर्ति होगा वही इसका संरक्षक होगा, यानी जो भी मुख्य न्यायमूर्ति के पद पर बैठेगा वह संरक्षक हो जाएगा। जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की बात करता हूं, इसका मतलब क्या है, आपके जो अधिनियम है, अधिनियम में लिखा है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, लेकिन अगर आप और स्पष्ट करना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति। बात दोनों एक ही है लेकिन थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा। तो पहला तो हो गया संरक्षक, जो कि भारत का मुख्य न्यायमूर्ति होगा या जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायमूर्ति होगा। दूसरा जो होगा, जो कि जिसको कहा जाएगा कार्यकारी अध्यक्ष, दूसरा जो पद है इसमें वह होगा कार्यकारी अध्यक्ष का। उसको भी लिखते हैं कार्यकारी अध्यक्ष। कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति मतलब कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा, पहला तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, ये तो स्पष्ट है, इसमें न किसी से सलाह लेने की जरूरत है न कुछ करने की जरूरत है। जो अध्यक्ष, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति है वही इसका संरक्षक हो जाएगा। लेकिन जो कार्यकारी अध्यक्ष है वह कौन होगा, तो कार्यकारी अध्यक्ष के मामले में देखेंगे तो ये होगा सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश। अब सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा, जो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, ये दो तरीके का हो सकता है। पहला कि यह कार्यकालीन हो, यानी अभी पद में हो, और दूसरा पद मुक्त हो चुका हो, यानी ये आदमी क्या हो चुका है, रिटायर हो चुका है। दोनों ही इसके, दोनों में से कोई इसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकते हैं, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट का ही न्यायाधीश होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के मामले में एक बात स्पष्ट रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के मामले में जब बात हो रही है, इसका मतलब यहां पर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसका कार्यकारी अध्यक्ष नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को छोड़ करके कोई भी न्यायाधीश होगा। जब कार्यकालीन बात हो रही है, यानी वो कार्यालय में काम कर रहा है, तब की बात। अगर रिटायर हो चुका है तो फिर कोई भूतपूर्व जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा वो भी इसका अध्यक्ष हो सकता है, कार्यकारी अध्यक्ष, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। सवाल यह है कि ये जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश है, इसकी नियुक्ति कैसे होगी, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति करेंगे, और जब राष्ट्रपति करेंगे तो स्वयं से नहीं करेंगे, बल्कि
सलाह पर निर्भर होगी इसकी नियुक्ति, यानी जिसके विषय में सलाह दी जाएगी उसी को इसका कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा। और ये सलाह कौन देगा, तो ये देगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह पर राष्ट्रपति एक कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। क्लियर है? इसके विषय में बातें क्लियर हो गई कि राष्ट्रपति नियुक्ति कर रहे हैं कार्यकारी अध्यक्ष का, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति की सलाह पर ही करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। यहां पर कोई भी सरकार का मामला, केंद्र सरकार की सलाह आदि का मामला अभी तक 2 पदों में हमने देखा है, इसमें नहीं, न तो संरक्षक पद के लिए न तो कार्यकारी अध्यक्ष पद के लिए। अब तीसरा जो नियुक्ति किया जाएगा वो कराया जाएगा सदस्य। इसके सदस्य जो होंगे, अन्य जो सदस्य होंगे, एक तो अध्यक्ष हो गया, अध्यक्ष के अलावा जो सदस्य होंगे, सदस्य जो होंगे उसके विषय में कोई बात नहीं की गई है कि सदस्य कौन होगा। यानी सदस्य जो होंगे इनकी योग्यता जो है, योग्यता, अर्हता, अर्हता, इस सब के विषय में कौन निर्णय लेगी? केंद्र सरकार निर्णय लेगी। यानी इसके जो सदस्य हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, अर्हता क्या होनी चाहिए, ये सब केंद्र सरकार का विषय है। और सदस्य की संख्या कितनी होगी, अभी भी सदस्य मैंने कहा, तो सदस्यों की संख्या भी कौन निर्धारित करेगा? वो भी कौन करेगी? केंद्र सरकार ही निर्धारित करेगी। तो ये तो पहला नंबर पॉइंट हो गया। अब दूसरा नंबर पॉइंट लिख देता हूं, सदस्यों की संख्या। ये भी कौन निर्धारित कर रहा है? केंद्र सरकार निर्धारित कर रहा है। अच्छा, अब तीसरी बात कि ये जो सदस्य हैं इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? यहां पर तो राष्ट्रपति कर रहे थे नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह पर, लेकिन सदस्य की जो नियुक्ति होगी, यह सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करेंगे, बल्कि कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। लेकिन केंद्र सरकार स्वयं से इसकी नियुक्ति नहीं कर सकता, इसके लिए भी इसे सलाह लेना पड़ेगा। किससे सलाह लेगा? तो लेगा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से। यहां तक बात क्लियर हो गया। अब एक संरचना देखने को, समझने को आ रही है कि भाई इस प्रकार से होंगे, यानी कोई भी मतलब कोई भी क्या, एक ही तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण होगा। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण में एक संरक्षक होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश होगा। उसके अलावा कार्यकारी अध्यक्ष होगा। कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश ही होगा। हो सकता है कि वह कार्यकाल में हो या हो सकता है कि वो रिटायर हो चुका हो। फिर बाकी जो होंगे वो सदस्य होंगे। सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा? तो केंद्र सरकार करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करेगी। सदस्य की योग्यता क्या होगी, सदस्य की अर्हता क्या होगी, इस विषय में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं दिया गया है। सभी के लिए केंद्र सरकार के बनाए गए नियमों को फॉलो करने की बात की गई है, यानी उनके अर्हता आदि के विषय में केंद्र सरकार ही निर्णय लेगी। क्लियर है? तो ये तो उसका संरचना हो गया। अब जो भी एक प्राधिकरण बन रहा है, तो प्राधिकरण जब बन रहा है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? एक सचिव भी होना चाहिए। तो धारा 3 की उपधारा 3 की अगर मैं बात करूं तो इसमें बताया गया है सदस्य
सचिव के बारे में। यानी ये जो संरचना बन रही है जिसमें एक कार्यकारी अध्यक्ष है और कार्यकारी अध्यक्ष के अलावा बाकी सदस्य हैं, इसमें एक सचिव भी होगा जो कि सदस्य सचिव के रूप में जाना जाएगा। ठीक, लिखता है कि केंद्रीय सरकार केंद्रीय प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के अधीन ऐसे शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करने के लिए उस सरकार द्वारा विहित किए जाए, उस प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा उसे सम्मुष्ट किए जाए। भारत के न्यायमूर्ति की मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह से केंद्रीय प्राधिकरण सदस्य सचिव के रूप में व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जिसके पास अनुभव अर्हताएं होगी जो कि विहित किए जाए। यानी सदस्य सचिव की नियुक्ति कौन कर रहा है? तो सबसे पहला बात, इसकी नियुक्ति करने वाले कौन है? केंद्र सरकार। ठीक, दूसरा बात, इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए सदस्य सचिव की? तो योग्यता क्या होगी? विहित किया जाए, यानी केंद्र सरकार इसके लिए नियम बनाएगी। तीसरा नंबर पॉइंट कहता है कि सदस्य सचिव किसके अंतर्गत काम करेगा? तो जो कार्यकारी अध्यक्ष है किसके नियंत्रण में काम करेगा? नियंत्रण लिख देता हूं, नियंत्रण में किसके रहेगा? कार्यकारी अध्यक्ष के। अब नियुक्ति तो केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन इसे सलाह पर करनी पड़ेगी। किसकी सलाह लेनी पड़ेगी? किसी को सदस्य सचिव बना रहा है तो सलाह किसकी लेनी पड़ेगी? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति। यानी सदस्य सचिव भी जो बनेगा वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह पर बनेगा। ठीक, अब नियंत्रण में काम करेगा का मतलब क्या है कि सदस्य सचिव जो होगा, कार्यकारी अध्यक्ष जो होगा, कार्यकारी अध्यक्ष बताएगा वैसे ही काम करेगा। और कार्यकारी अध्यक्ष जो है अपना कुछ शक्ति इसको दे सकता है सचिव को, उसको भी आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे कैसे शक्ति देगा, क्या करेगा। अब हम देखते हैं धारा 3 की उपधारा 4। धारा 3 की उपधारा 4 कहता है धारा 3 की उपधारा 4 कहता है, यहीं पे बता देता हूं, कहता है ये जो सदस्य सचिव बन रहा है, इस सदस्य सचिव का पदावधि क्या होगा या अन्य सेवा शर्तें क्या होगी? तो यहां पर लिखता हूं मैं, सदस्य सचिव की पदावधि एवं अन्य सेवा शर्तें ये कैसे बनेंगे? तो विहित किए जाएंगे। विहित किए जाएंगे मतलब कौन करता है? विहित कौन करेगा? यानी नियम कौन बनाएगा? तो केंद्र सरकार बनाएगी। केंद्र सरकार बनाएगी, लेकिन इसके लिए इसके लिए भी सलाह लेना पड़ेगा। किससे सलाह लेना है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति से। क्लियर है? धारा 3 की उपधारा 4 भी खत्म। अब धारा 3 की उपधारा 5 में चलते हैं, जो कि कहता है केंद्रीय प्राधिकरण इस अधिनियम कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए केंद्र सरकार द्वारा भारत के न्यायमूर्ति विहित किए जाए।
धारा 3 की उपधारा कितना था, 4 हो गया ना, 5 हो में चलते हैं। धारा 3 की उपधारा 5, धारा 3 की उपधारा 5 कहता है कि अधिकारी एवं कर्मचारी की नियुक्ति। ठीक, हमने देखा कि एक केंद्रीय प्राधिकरण है, वो केंद्रीय प्राधिकरण मतलब राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। ठीक, उसी को हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय प्राधिकरण बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक, तो ये केंद्रीय प्राधिकरण है, वह केंद्रीय प्राधिकरण जो है हमने ये देख लिया कि उसी को सेम बोला जाता है। अब केंद्रीय प्राधिकरण कुछ काम करेगा तो उसको काम के लिए अलग अलग प्रकार के अधिकारी और कर्मचारी की आवश्यकता होगी। ठीक, इस केंद्रीय प्राधिकरण को क्या होगा, अधिकारी एवं कर्मचारी की आवश्यकता होगी। जब अधिकारी और कर्मचारी की आवश्यकता होगी तो इस अधिकारी और कर्मचारी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए केंद्रीय प्राधिकरण ही क्या कर सकता है, नियुक्ति कर सकता है। केंद्रीय प्राधिकरण क्या कर सकता है, नियुक्ति कर सकता है। क्लियर है, यानी अपने काम को करने के लिए जो उनको अधिकारी कर्मचारी चाहिए, वो अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति केंद्रीय प्राधिकरण खुद कर सकता है। जितनी उनको अधिकारी चाहिए, जितने कर्मचारी चाहिए, वो सब। ठीक, ये उपधारा 5 था ना, हाँ, कर सकता है। ठीक, लेकिन ये जो नियुक्ति करना है केंद्र सरकार द्वारा, भारत के नियुक्ति, हाँ, ये जो नियुक्ति करना है, इसके लिए नियम बनाने की जो शक्ति है, नियुक्ति कैसे होगा, क्या होगा, इसके लिए नियम बनाने की शक्ति जो है, नियुक्ति हेतु नियम बनाने की शक्ति, इन अधिकारी या कर्मचारी के नियुक्ति हेतु नियम बनाने की शक्ति ये होगी आपका केंद्र सरकार के पास। लेकिन केंद्र सरकार जो है इसके लिए सलाह पर निर्भर रहेगी। किसके सलाह पर, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति, यानी जो भी नियुक्ति हेतु नियम बनाया जाएगा वह केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह से बनाएगा और इसी नियमानुसार केंद्रीय प्राधिकरण नियुक्ति करेगा अधिकारी और कर्मचारियों की, जितनी अधिकारी और कर्मचारी उसे, जितना अधिकारी या कर्मचारी की उसे आवश्यकता हो। ठीक, अब अगला नंबर पॉइंट कहता है कि इसके जो केंद्रीय प्राधिकरण के अंतर्गत धारा 3 की उपधारा 6 देखते हैं। धारा 3 की उपधारा 6, धारा 3 की उपधारा 6 कहता है कि जो केंद्रीय प्राधिकरण के अंतर्गत अधिकारी या कर्मचारी नियुक्त होंगे, इन अधिकारी या कर्मचारी की सेवा और अन्य शर्तें कैसे डिसाइड होगी, सेवा एवं अन्य शर्तें कैसे डिसाइड होगी, अधिकारी या कर्मचारी की सेवा और अन्य शर्तें कैसे डिसाइड होगी, कैसे निर्धारित होगी। तो इसके लिए भी जिम्मेदारी जो दी गई है वो दी गई है केंद्र सरकार को, यानी केंद्र सरकार ये जो निर्धारित करने का काम करेगा, कौन करेगा, निर्धारित करेगा कौन,
केंद्र सरकार। लेकिन फिर यहां पर केंद्र सरकार को निर्भर रहना पड़ेगा सलाह पर, और यह सलाह होगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति। हर काम केंद्रीय सरकार जो कर रही है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह पर ही कर रही है, चाहे कर्मचारियों की भर्ती करनी हो, सदस्य सचिव बनाना हो, सब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही काम किया जा रहा है। इस चीज को आप लोग देख रहे होंगे। अब अगला नंबर पॉइंट देखते हैं जो कि है उपधारा 7, धारा 3 की उपधारा 7 कहता है केंद्रीय प्राधिकरण के प्रशासनिक व्यय, उसके अंतर्गत केंद्रीय प्राधिकरण के सदस्य सचिव, अधिकारियों, अन्य कर्मचारियों के वेतन भत्ते पेंशन भी भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे। बहुत आसान है, भारत की संचित निधि से कोई भी पैसा निकालना होता है तो उसके लिए विनियोग विधेयक पारित कराना पड़ता है, लेकिन जो इनके वेतन भत्ते दिए जाएंगे उनमें कोई विनियोग विधेयक पारित कराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को वेतन भत्ते, उनके जो वेतन भत्ते होते हैं भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं। इसका मतलब कि भारत की संचित निधि से उनके वेतन भत्ते ऑटोमेटिक ही निकाल लिए जाते हैं, उसके लिए किसी प्रकार की संसद से किसी प्रकार का कोई विनियोग विधेयक पारित कराने की जरूरत नहीं होती। और वही भी एक बात यहां पे कहना चाहता है कि केंद्रीय प्राधिकरण के जो भी, पहला नंबर कहता है प्रशासनिक व्यय, ठीक, इसके अलावा सदस्य सचिव जिसकी नियुक्ति अभी हमने किया था, सचिव, सदस्य सचिव के अलावा चले तो अधिकारी या अन्य कर्मचारियों के वेतन, कर्मचारियों, ये अधिकारी और कर्मचारी जो नियुक्त हुए उनके, इनके वेतन भत्ते पेंशन सब, ठीक, पेंशन भी ध्यान रखिएगा, पेंशन भी, ठीक, वेतन भत्ते पेंशन जो भी हैं वो सब भारित होंगे कहां, भारत की संचित निधि पर। संचित निधि पर, भारत की संचित निधि पर भारित होने का मतलब क्या है कि इसके लिए किसी प्रकार के विनियोग विधेयक आदि की जरूरत नहीं होगी। देखिए, सबसे पहला पैसा, जैसे कोई भी भारत का संचित निधि है, कहीं से भी भारत सरकार के पास पैसा आएगा तो इसी में घुसता जाएगा, ठीक है। जब इसमें से पैसा निकालना होगा किसी योजना आदि के लिए तो उसके लिए विनियोग विधेयक पास कराना पड़ेगा। अब जो भी है प्रशासनिक व्यय, सदस्य सचिव, अधिकारी, जैसे राष्ट्रपति हो गया, जैसे उपराष्ट्रपति हो गया, या फिर जैसे भारत का मुख्य न्यायाधीश हो गया, इन सबको जो वेतन भत्ता मिलता है इसी संचित निधि से मिलता है। इसका मतलब यह है कि जो भी पैसा आएगा योजना आदि के लिए तो विनियोग विधेयक है, लेकिन इसके लिए हमेशा पैसा अवेलेबल होगा। यानी सबसे पहले पैसा किसी को मिलेगा तो जो संचित निधि में भारित लोग हैं उन्हीं को मिलेगा। तो यहाँ पे संचित निधि में भारित ये लोग हो जाएंगे। इनका मतलब ये है कि इनका वेतन भत्ता आदि कभी रुकने वाला नहीं है। जब तक इस संचित निधि में कभी कुछ किसी न किसी माध्यम से पैसा आएगा तो सबसे प्राइमरी तौर पर इन्हीं लोगों को पैसा दे दिया जाएगा, ठीक है। धारा 3 की उपधारा 7। अब देखते हैं धारा 3 की उपधारा 8। धारा 3 की उपधारा 8 ये क्या कहता है? कहता है कि जो भी केंद्रीय प्राधिकरण के आदेश होंगे, जो भी निश्चय होंगे, जो भी निर्णय लिए जाएंगे, केंद्रीय प्राधिकरण मतलब
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बात कर रहा हूं, ठीक। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण मतलब केंद्रीय प्राधिकरण। तो केंद्रीय प्राधिकरण के अंतर्गत जो निर्णय लिए जाएंगे, जो आदेश निकाले जाएंगे, ये सारे निर्णय आदेश जो होंगे वो प्रमाणित होंगे, ठीक। केंद्रीय प्राधिकरण के सभी आदेश विनिश्चय केंद्रीय प्राधिकरण के सदस्य सचिव द्वारा या फिर ऐसे अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा जो कि कार्यकारी अध्यक्ष सम्मत रूप से प्राधिकृत करता हो। यानी जो भी इसके आदेश निर्णय है, पहली बात तो ये प्रमाणित किए जाएंगे। प्रमाणित करने का मतलब ये है कि उसमें सील साइन लगा ही होना चाहिए कि वह केंद्रीय प्राधिकरण के द्वारा निकाला गया आदेश है। तो इसमें जो सदस्य सचिव है मुख्य रूप से, या फिर कहें तो वास्तव में यही सदस्य सचिव ही इस पर सिग्नेचर करता है। एक प्रशासनिक अधिकारी होता है एक्चुअल में, या फिर सदस्य सचिव के अलावा भी अन्य व्यक्ति को भी अधिकार दिया जा सकता है। और अन्य व्यक्ति को जो अधिकार दिया जाएगा, ये अन्य व्यक्ति को अधिकार देने का काम या देने की क्षमता कौन रखता है, तो वो रखता है कार्यकारी अध्यक्ष। कुल मिला के ये ध्यान रखिए कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण में जो मेन व्यक्ति है वो यही कार्यकारी अध्यक्ष है। या तो कार्यकारी अध्यक्ष ही सारे पावर लगभग रखेगा इसमें, और मतलब नियुक्ति आदि को छोड़ दे तो नियुक्ति तो मुख्य जो न्यायमूर्ति उसकी सलाह आदि पर हो रहा है, लेकिन बाकी जो है जब एक बार कार्यकारी अध्यक्ष हो गए तो सारे काम काज पर नियंत्रण रखने का काम किसका होगा, कार्यकारी अध्यक्ष का ही होगा। तो या तो सदस्य सचिव प्रमाणित करेगा या तो अन्य व्यक्ति, लेकिन अन्य व्यक्ति को अधिकृत कौन करेगा प्रमाणित करने के लिए, कार्यकारी अध्यक्ष। अगर किसी को उसने अधिकृत नहीं किया, इसका मतलब सदस्य सचिव ही उसको प्रमाणित करेगा। अगला धारा 3 की उपधारा 9 ये कहता है कि यदि इस प्रकार का प्राधिकरण बना और इस प्राधिकरण में कोई पद खाली है तो भी कार्यवाही जो है अविधि मान्य नहीं होगी। पद खाली है या फिर नियुक्ति में कोई त्रुटि है तब भी कार्यवाही अविधि मान्य नहीं होगी। इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ कुछ अध्याय में बहुत सारे में पढ़ाया हूं। तो ये तो था धारा 3 जिसमें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन हमने किया। अब हम अगले वीडियो में जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे धारा 3 क पर। धारा 3 क क्या है कि जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है वो प्राधिकरण अपने अंदर एक समिति, यानी वो प्राधिकरण एक समिति बनाता है और उस समिति, वो जो समिति होता है वो बहुत सारे कार्य कर सकती है, ठीक। तो वही समिति के बारे में हम देखेंगे धारा 3 क में, जिसको हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। नमस्कार।